हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हमने इससे पहले की वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित बेसिक पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण बिंदु को बताया है। यदि आप उसे नहीं पढ़े हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएंगी, वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को समझिएगा, और यदि देख चुके हैं तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये प्रश्न कह रहा है कि क्या शून्य को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो पूरा अंक हो उसको पूर्णांक कहते हैं। ये दशमलव में न आए उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 4/2 हम लिखते हैं, 4 मान लो 5 यहाँ पर लिखे हैं, तो ये भी एक पूर्णांक है, यानी दशमलव में नहीं है, और ये भी एक पूर्णांक है। वही कहने की कोशिश कर रहा है, जो p है यानी ऊपर वाला अंश, तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए, और q जो नीचे वाला है ये भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि p और q यानी कि ऊपर में अंश और हर दोनों क्या है, पूर्णांक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, होना चाहिए। जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाला जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आप प्रश्न ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, जहां तक कि 0 हमारा हर नहीं होना चाहिए। जो q है यानी हर इसका नीचे वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, संख्या रेखा पे चाहे कोई भी संख्या हो, जिसे हम लोग संख्या रेखा हम पढ़े हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संख्या रेखा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर 3। ठीक है, इधर से बढ़ते चले जाएंगे हम अनंत तक, इधर -1, -2, -3। ओके, तो संख्या रेखा पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसके बटे कुछ नहीं तो 1 है। 3/1 एक परिमेय संख्या बन गया हमारा। 2/1 परिमेय संख्या बन गया। 2/1 परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं ना, परिमेय संख्या बन गया। 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या बन गया। ये भी हमारा परिमेय संख्या बन गया, यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही हमारा परिमेय संख्या है। तो 0 को भी हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, यानी 0/1। और परिमेय संख्या का नियम है कि कभी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर हर का मान 1 हो सकता है, लेकिन हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे परिमेय संख्या है। तो वहाँ पर जो 0 है हमारा, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसके उत्तर में, इसके सॉल्व में हम लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, इसके उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा उत्तर दीजिए। हाँ, शून्य एक क्या है जी, परिमेय संख्या है। जैसा प्रश्न पूछे वैसा उत्तर दो। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम, यानी शून्य को इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और कहा है क्या चीज, जहां p और q पूर्णांक है, तो इसमें बता दो कि 0 जहां 0 व 1 क्या है, 0 और 1 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। देखो 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, जो पूरा अंक हो। देखो 2 हमारा पूर्णांक संख्या है, दशमलव में नहीं है ना, इसीलिए ही पूर्णांक संख्या है। हमारा 1 पूर्णांक संख्या है, 0 पूर्णांक संख्या है, दशमलव में नहीं है, इसलिए ना। तो 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, वही लिखे हैं कि 0 और 1 पूर्णांक संख्या है। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लिख दो जहां 1 हमारा 0 के बराबर नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर 0 और 1 पूर्णांक संख्या है, हमारा 0 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जहां पर जो हर है यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इतना कह देना है। प्रश्न नंबर 2 देखो, कह रहा है कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद करना है। ठीक है,
तो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हमारा जो 3 है परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखल है, समझे कि नहीं, ये पूर्णांक संख्या के रूप में लिखल है। ओके, परिमेय संख्या के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, यानी कि भिन्न के रूप में हम लिखेंगे, तब जाके हम परिमेय संख्या ज्ञात कर पाएंगे। भाई परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व। पहले सॉल्व यानी कि हल लिख लेते हैं। 3 व 4 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। 3 व 4 के बीच में, तो 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख लीजिए, 3/1 लिख सकते हैं, इसके बटे कुछ नहीं था 1, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा ना गया जी, p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिख दिए तो हम परिमेय संख्या हो ना गया हमारा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 को लिख दो 4/1, यानी 3 और 4 को हम लिख दिए परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में लिख दिए। अब क्या करना है कि इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बीच में ही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 3 और 4 के बीच में ही होना चाहिए, तब हम याद करेंगे। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं हमारे जितना भी होंगे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उतना में एक जोड़ना है। क्या चीज, उतना में एक जोड़ करके हम अंश और हर में गुणा करवा देंगे दोनों के। यहाँ पर देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो 6 में एक अपने से जोड़ दीजिए। 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7 ना। 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भिन्न के रूप में लिखने के बाद इसमें गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, किससे, 6 परिमेय संख्या कहा है ना, तो 6 में एक जोड़ करके गुणा कराएंगे, यानी कि कितना से, 7 से ऊपर 7 से नीचे, इसमें 7 से ऊपर 7 से नीचे, ठीक है। अब क्या करो, इसको हल कर दो, कितना आ रहा है, 17 का 21 हो गया बटे 7 एकम 7, इसको 7 का 28 हो गया और 7 एकम 7। और इसके बीच में देख लो कौन कौन परिमेय संख्या है हमारा। 21 के बाद क्या आता है, 22/7, इसके बाद क्या आता है, 23/7, ठीक है। इसके बाद 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 ना। इसके 28/7 यहाँ पर लिखा गया है, तो 21/7 और 28/7 के बीच में हमारा परिमेय संख्या हमारा कितना हो गया, ये वाला 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है ना जी। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या पूछा था, हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक परिमेय संख्या हमारा हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिख देना उत्तर में कि 3 व 4 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या, ये लिख देना, ये सब जितना भी है यहाँ पर हमने निकाला है इसको लिख देना, ठीक है ना। लिखेंगे, इसलिए 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या जो भी है लिख दीजिए। क्या है जी, 22/7 है। इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लिखना है, इसके बीच को लिखना है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हमारी हो गई आंसर, ठीक है ना। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। 3/5 और 4/5 के बीच में ना, अब इसके बीच में हमारा क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमने क्या किया था उसमें कि 3 और 4 के बीच में हमने ज्ञात किया था, तो 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखे, पहले 3/1 लिखे, फिर 4 को 4/1 लिखे थे, तब जाके ज्ञात किए थे ना। लेकिन इस बार ये परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया गया है। 3/5 खुदे भिन्न के रूप में लिखा है और 4/5 ये भी एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में लिखा है। तो इसके बीच में अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो हमें क्या करना है कि 3/5 है, यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे 3/5 जो है ना, इसको 3/5 ऐसे लिखो इधर, और 4/5 है, इसको 4/5 इसको इधर ऐसे लिखो। लिखने के बाद में इसमें गुणा कराना है, किससे, जेठ परिमेय संख्या पूछेगा उसमें से एक बढ़ा करके, उससे एक बढ़ा करके गुणा करा देना है अंश और हर दोनों में, ठीक है। यानी 5 परिमेय संख्या पूछा है, तो 5 और 1 कितना होता है, 6, तो 6 से गुणा कराना है ऊपर और 6 से नीचे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, इतना समझ में आया। अब इसको हल कर दो, 3 छक्का 18 बटे 5 छक्का 30, इसको करेंगे 4 छक्का 24 और 5 छक्का 30। अब देखिए यहाँ पे 18/30 और 24/30 के बीच में
हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 18 के बाद यानी 24 से नीचे और 18 के बाद यानी इसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम ज्ञात अब करेंगे। 18 के बाद में क्या आता है 19/30 एक परिमेय संख्या हो गया, 20/30 दूसरा हो गया, 21/30 तीसरा हो गया, 22/30 चौथा हो गया, 23/30 पांचवा हो गया, ठीक है। इसके बाद 24/30 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में हमारा 5 परिमेय संख्या ये हो गया, समझे कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि 5 परिमेय संख्याएं ना कितने होंगे, यहाँ पे लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरा हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत इसमें, मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। अब हम समझेंगे प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। अब इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, हमें छांटना है कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। यानी जो सही बोलेगा उसको सत्य लिखेंगे और जो गलत बोलेगा उसको हम असत्य बोलेंगे। लेकिन कहा है कि कारण सहित लिखो, सत्य अगर है तो बताओ कारण के सहित, और अगर असत्य है तो उसका भी कारण के सहित बताओ क्यों गलत है और क्यों सही है, ठीक है ना, ये बताना है। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 4 का पहला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। आप प्रश्न को समझिए क्या बोल रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्या प्राकृतिक संख्या जो होता है पूर्ण संख्या होती है। आप ये दिमाग लाइए कि वास्तव में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो आप जानते हैं जबकि ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो ऐसे कह रहा है कि नहीं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ही हमारा पूर्ण संख्या होती है, ऐसे ही बोल दिया है। अब आपको जांच करना है कि वास्तविक बात है या गलत बात है। तो चूंकि देखिए हम सॉल्व करेंगे इसका, हम पहला का सॉल्व कर रहे हैं ना जी। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना, तो प्राकृतिक संख्या हमारा किस रूप का होता है, हमारा जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या ये 1 से चालू होता है। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो 1 से चालू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ना आगे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। और जबकि पूर्ण संख्या होती है, क्या चीज, पूर्ण संख्या किस रूप का होता है, ये 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से चालू होता है जबकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से चालू होता है। अब वो कह रहा है कि सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी कि अब आप देखिए क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है कि नहीं। अगर ये वाला प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आएगी, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 1 से चालू हो रही है ना। तो देखो पूर्ण संख्या में भी यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है पूर्ण संख्या में भी ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम, पहला लिख करके यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, क्या चीज, प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 1 कहेंगे, 1 का जब उत्तर देंगे हम लिखेंगे यहाँ पर सत्य है। क्यों है तो कारण बता दो। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, इसके बाद क्योंकि प्राकृतिक संख्या इतना होता है और पूर्ण संख्या इतना होता है, ठीक है। तो कारण बता दो कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है, ठीक है ना। इसीलिए देखो अब देखिए बस इतना ही लिखना ही है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर लिखना था, प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, बस इतना बोल दिया। आपको छांटना है सत्य है कि असत्य है। तो आप दिमाग लगाइए और इसके बाद में जब आपको पता चल जाएगा कि सत्य है कि असत्य है, तो यहाँ पर बोल दीजिए सत्य है। सत्य है आप बोल दिए। अब क्यों बोले हैं तो उसका कारण आप दे दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या इस रूप का होता है जबकि पूर्ण संख्या इस रूप का होता है, ठीक है ना। और क्या होता है
कि पूर्ण संख्या में ही प्राकृतिक संख्या आती है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हमने वही चीज़ लिखा है कि क्योंकि पूर्ण संख्या में यानी इसी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है, यानी प्राकृतिक संख्या भी आती है। ठीक है ना, बस यही करना था आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, क्या आप सभी पूर्णांक को आप पूर्ण संख्या मान सकते हैं? तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, दूसरा वाला के आंसर सत्य है कि असत्य है हमें नहीं पता, अभी यहाँ पर लिख देंगे सत्य है कि असत्य है। सबसे पहले कारण देखो ना, पूर्णांक हमारा किस रूप का होता है? जो पूर्णांक है इसमें धनात्मक वाला भी आता है, धनात्मक वाली संख्या, शून्य भी आता है और ऋणात्मक वाला भी संख्या आता है। क्या चीज? शून्य भी आता है, धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है। यानी कि प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, जीरो भी आएगा, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। ये हमारे किस में आएगा? पूर्णांक संख्या में। लेकिन जो पूर्ण संख्या जो होती है उसमें हमारा क्या आता है? पूर्ण संख्या में होता है केवल जीरो से चालू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से ना। अब ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखो भाई, पूर्णांक संख्या में हमारे ऋणात्मक वाला चीज आता है, इसमें ऋणात्मक वाला चीज अइबे नहीं करता है, माइनस वाला चीज। तो हम भला कैसे कहेंगे पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं ना कहेंगे, ये तो गलती खुदे कह दिया कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी चीज आ रहा है, तो माइनस वाला चीज पूर्ण संख्या में अइबे नहीं करता है, तो हम कैसे कहेंगे कि हम ये पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये गलत कह दिया, इसलिए हम कह दो कि असत्य। असत्य क्योंकि असत्य क्योंकि पूर्णांक संख्या इस रूप का होता है, पूर्ण संख्या इस रूप का होता है ना। बस हो गया, तो बस यही कारण बता देना। पूर्णांक संख्या में हमारा धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों आती है, जबकि पूर्ण संख्या में हमारा ये आती है, केवल ये ऋणात्मक इसमें अइबे नहीं करता है ना, तो इसलिए हमारे असत्य हो गया। अब कह रहा है कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो संभव कहाँ है? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, कहा है कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी आता है, जो कि इसमें ऋणात्मक नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा ना। चलो अब जो तीसरा है उसको देख लो। ये कह रहा है तीसरा वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो तीसरा वाला हम यहाँ पे बनाते हैं ना जी। तीसरा वाला यहाँ पे बताते हैं आंसर इसका, ठीक है, इसका उत्तर बताते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो परिमेय संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या कैसा होता है और पूर्ण संख्या कैसा होता है, पहले मिलाइए, इसके बाद में देखिए सत्य है कि असत्य है हमें नहीं पता। पहले देखो कारण देखो ना क्या है। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या किस रूप का होता है? भिन्न के रूप का, यानी कि भिन्नात्मक संख्या परिमेय संख्या हो, जैसे 2/3, 4/6, चाहे तो 4/5 कहो, ठीक है, 7/9 कहो, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारा 0 से चालू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक। अब जरा ये बताइए, प्रश्न ही कह रहा है, प्रश्न में हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्या जो होती है यानी भिन्न वाला संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है। आप ये बताइए पूर्ण संख्या में कहाँ आ रहा है भिन्न वाला संख्या? आ रहेगा पूर्ण संख्या में, आप देख के बता दीजिए कि कहाँ आ रहा है भिन्न वाला संख्या। नहीं आ रहा है तो हम कैसे परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे? कहेंगे क्या? नहीं ना कहेंगे। जब पूर्ण संख्या में भिन्न वाला चीज आइए नहीं रहा है, मतलब 2/3 आइए नहीं रहा है, 4/5 नहीं आ रहा है, तो हम कैसे कहेंगे हम कि ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? गलत ना कह दिया। कह रहा है कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो संभव नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है। प्रत्येक यानी कि हर परिमेय संख्या जो होगा ना, यानी सब जितना ही परिमेय संख्या है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है भाई साहब। हर यानी सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, समझे ना। तो देखो यहाँ पर जो परिमेय संख्या लिखा है 2/3, 4/5, 7/9, ये सब हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में नहीं आती है, तो इसलिए वो असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि कारण भी बताना है जी। क्योंकि परिमेय संख्या इस रूप का होता है, पूर्ण संख्या में इतना आता है, इसलिए असत्य है। समझे कि नहीं?
ये चीज़। तो आज का जो हमने प्रश्नावली 1.1 बताया है, आप लोग ये बताइए कि इसको समझ में आया कि नहीं, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी आवश्यकता हो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से आपको 9th के, 10th के, 11th के, 12th के सभी मिलेंगे वीडियोस। बस अभी मैं चालू किया हूँ, क्रम बाय क्रम, यानी कि क्रम से हम सभी प्रश्नों को हल कराते चलेंगे। ये नहीं कि मैथ सॉल्व करवाएंगे, मैथ के अलावा भी जितने भी सब्जेक्ट है ना उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएंगे, हम आपको रेगुलर के रेगुलर वीडियो देने का प्रयास करेंगे और देंगे ही। बस विषम परिस्थिति के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी तो ही हो सकता है कि 1-2 दिन गैप हो सकता है, लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा कि गैप हो, आपको रेगुलर वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। अब इसके वीडियो जो आगे आने वाली है उसका भी लिंक उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।